सापरा जी, आप देखिए, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, चलिए वो तो विपक्षी हैं, लेकिन ये गठबंधन की पार्टियां भी तो अपने अपने राज्यों में कह रही हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कैसे बचाएंगे आप अपने पार्टी को? टीएमसी कह रही है कि भाई हमको लड़ने दो हमारे स्टेट में, एमके स्टर्लिंग कह रहे हैं हमको लड़ने दो हमारे स्टेट में, आम आदमी पार्टी कहेगी पंजाब में हमको लड़ने दो। तो फिर कैसे करेंगे आप? देखिए, आपको बता दूं कि समय से सारी चीजें जो है वो संभलेंगी और मेन चीज होगी कि ये चुनाव जो होगा 2024 का, वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। आज देश के अंदर मुद्दे जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, जनता की समस्या को विपक्ष प्राथमिकता दे रहा है। और यही जो नीरजा जी ने अभी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, यही मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। उसमें अहंकार भी नजर आ रहा है, उसमें इनकी नीति और नियत में भी खोट नजर आ रहा है और तमाम सारी चीजें हैं। तो इसी को विपक्ष लेकर के मोदी वर्सेस मुद्दा ये चुनाव होगा। और 2004 आपने देखा है, उस समय भी विपक्ष के पास में चेहरा नहीं था, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम 140 सीटें जीत करके आए थे। हमने सत्ता बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल अच्छे तरीके से यूपीए की सरकार आप ये कह रहे हैं कि चीजें संभालनी पड़ेंगी। अभी आपने कहा कि संभलेंगे, मतलब चीजें संभालनी पड़ेंगी। मैं आपसे मैं अच्छा ठीक है सापरा साहब आता हूं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नैरेटिव है ना, ये बहुत बड़ा हो गया है और ये विपक्ष की तरफ से भी है और पक्ष की तरफ से भी है, यानी आपकी पार्टियों की तरफ से भी है, आपके साथ जो है। मैं आता हूं, इस पर बात करेंगे, इस पर और विचार करेंगे, लेकिन जरा मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं, आप सभी को दिखाना चाहता हूं। 2024-2004 का आप यहां पर दे रहे हैं हवाला। मैं आपको 2024 में एनडीए बनाम जो कांग्रेस की जो अगुवाई वाले गठबंधन की लड़ाई तय हो चुकी है, उसमें 2019 के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, उनसे क्या हम सीख सकते हैं, ये भी देखते हैं। आपको बड़े राज्यों में एनडीए और यूपीए की सीटें और वोट शेयर दिखाते हैं। आइए जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी, 80 सीटों वाला राज्य, जहां पर बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से लगातार काफी अच्छी कामयाबी हासिल कर रही है। बीजेपी की बात करें तो 62 यहां पर उसके पास सीटें, करीब 50% वोट लेकर आई वो अकेले। बीएसपी दूसरे नंबर पर 10 सीटें, एसपी की बात करें तो 5 सीटें, अपना दल की बात करें तो 2 सीटें और कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट केवल, और वोट परसेंटेज भी सिंगल डिजिट में। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला स्टेट लाइए यहां पर पीसीआर, महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 23 सीटें जीतकर आई, वोट परसेंटेज 28 के आसपास। शिवसेना 18, जिसमें से ज्यादातर अब उसी के पाले आ गए हैं, 23% के आसपास वोट। कांग्रेस केवल 1 सीट 16% वोट के बावजूद, एनसीपी 4 सीटें 15% के वोट के आसपास, एआईएमआईएम 1 सीट 1% वोट लगभग, और निर्दलीय की बात करें तो 3-4% के बीच ये भी रहे, 1 सीट इनके पास रही। पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी मुश्किल है इस गठबंधन के लिए, बीजेपी 18 सीटें, करीब 41% वोट उसके पास था। टीएमसी की बात करें 22 सीटें सबसे ज्यादा, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 3 से 4% का अंतर बीजेपी से, 44 के आसपास। कांग्रेस केवल 2 सीटें और सिंगल डिजिट में वोट परसेंटेज उसके पास यहां भी। आगे दिखाते हैं आपको, ये देखिए बिहार की बात करें, यहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखिए, 1 सीट है और 7-8% के आसपास वोट है। बीजेपी के पास यहां 17% वोट है, सबसे बड़ी पार्टी 24% वोट, 17 सीटें 24% वोट। जेडीयू 16 सीटें 22% वोट, एलजेपी 6 जो अब बढ़कर 5 और 1 हो गए हैं, और इनके पास भी 8% के पास वोट। तो यहां पर चरण सिंह सापरा, सवाल तो यही है ना, आपके पास बिहार जैसे स्टेट में एलजेपी से भी कम वोट परसेंटेज है, आप बंगाल देख लीजिए वहां आप सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, आप यूपी देख लीजिए वहां पर आप कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो क्यों दूसरी पार्टियां आपको इस स्टेट में आपके लिए मंच तैयार करके देंगी, लो हमारा वोट परसेंटेज तुम ले जाओ? यही तो कांग्रेस मुक्त भारत का वो नैरेटिव है जो आपके गठबंधन की पार्टियां भी चाह रही हैं, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, पुराने आंकड़ों से बात करने में बड़ी सरलता नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, इनको कहिए महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार जो है वो महानगर पालिका, 20 महानगर पालिका और 15 नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहां पर महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। अब आप केमिस्ट्री की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि आप उसी महाविकास आघाड़ी का हवाला दे रहे हैं ना चरण सिंह सापरा, जहां से अजित पवार अपने पूरी पार्टी तोड़कर बीजेपी में ले आए। एक मिनट नहीं, मैं उसी महाविकास आघाड़ी का हवाला दे रहे हैं जहां से, और वो भी नहीं सापरा साहब, वो भी उसी उस गठबंधन की मीटिंग के बाद जो आपकी पटना में होती उसके बाद मुझे टोकते हो। आपकी दिक्कत यह है कि आप हमेशा टोकते हो, मेरी बात पूरी सुनो।
आप केमिस्ट्री की बात करते हो गौरव जी, सुनने का समय भी की कमी है साबरा साहब, थोड़ी सी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। आपने केमिस्ट्री की आपने नहीं वो समय तो फिर मत बुलाया करो ना, मत बुलाओ। अरे तो आपको 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप मुद्दे पे बात करें ना साबरा साहब। आपने केमिस्ट्री सुनिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। केमिस्ट्री की बात आपने करी ना, तो यहां पर अगर जनता को अजीत पवार की और शरद पवार की और अजीत पवार की और बीजेपी की केमिस्ट्री समझ में आती है, अगर एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की केमिस्ट्री समझ में आती है, तो जनता को सारी केमिस्ट्री समझ अच्छा, मुझे ही बताइए इस बात की केमिस्ट्री समझ में आती है नहीं तो कर रहा है चुनाव। ठीक है, महानगर पालिका के बहुत शुक्रिया। अजय आलोक समय कम है। अजय आलोक देखिए, 23 जून को मीटिंग हुई, 27 जून को एक प्रफुल्ल पटेल आ गए यहां पर। अब मैं आपसे आप ही से पूछ लेता हूं, क्या और कोई प्रफुल्ल पटेल तो आप लोग नहीं लेने जा रहे हैं अब इस मीटिंग के बाद, बेंगलुरु में जो मीटिंग होगी? देखिए, राजनीति वो बहुत गतिशील होती है गौरव जी। राजनीति में कौन क्या करेगा नहीं करेगा कोई किसी की गारंटी नहीं कर सकता है। कल क्या होगा कुछ नहीं हो सकता। आज हम लोग इस मुद्दे पे डिबेट हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कल मान लीजिए मीटिंग में सर फुटबॉल हो गया तो उस पर डिबेट करने लगेंगे। तो राजनीति बहुत गतिशील है, तो किसी भी चीज़ को जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हो उस पर भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। अब जहां तक रहा परसेप्शन, तो परसेप्शन जा चुका है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं और ये विपक्षी गठबंधन किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये परसेप्शन देश में गया है, गांव-गांव में गया है। आप अपनी टीम भेज के पता कर लीजिए, ये कांग्रेसियों को ही पता है कि परसेप्शन क्या गया हुआ है।